नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और यूपी सरकार का क्रूज काशी पहुंच चुका है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये क्रूज 2 मंजिला है जो यूपी सरकार की निगरानी में पर्यटकों को काशी का दर्शन कराएगा। काशी में पर्यटकों के लिए नया उपहार। गंगा की गोद में 2 मंजिला क्रूज। गौरवान्वित करने वाला पल तो है ही, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह कार्य भी होंगे। शायद आज से कुछ साल पहले तक पिछली सरकारों में यह सोच का विषय था। लॉकडाउन के दौरान गंगा की गोद में नावों का संचालन बंद था। अलकनंदा क्रूज के रफ्तार पर भी ब्रेक लग गई थी, लेकिन जैसे जैसे बंदिशें हटी हैं, गंगा में रौनक बढ़ने लगी है। और इस खुशी को बढ़ाने के लिए इस अत्याधुनिक क्रूज को गंगा में लाया गया है, जो न सिर्फ काशी का दिव्य दर्शन कराएगा, बल्कि क्रूज के अंदर ही लोग पेंटिंग्स के जरिए काशी को समझ भी सकते हैं। क्रूज के अंदर की दीवारों पर बनारस के रस को घोलकर चित्र उकेरे गए हैं। काशी की विशिष्टता को लेकर के यहाँ पर सभी दीवारों पर अलग अलग प्रकार के चित्र बनाए गए हैं। काशी के जो आध्यात्मिक पक्ष है, यहाँ का साहित्यिक पक्ष है, काशी के जो गौरव हैं, सभी गौरव के पक्ष को, आध्यात्मिक पक्ष को लेकर के अलग अलग स्केच बनाए गए हैं। उसके बारे में एक तरह से कर लीजिए वो इंटरप्रिटेशन का काम करेगा। और अन्य भी जो सुविधाएं एक आधुनिक क्रूज में होती है, सभी सुविधाएं इसमें विराजमान है। ये एसी क्रूज है, यानी ठंडी के दिनों में आप गर्माहट भरे माहौल में गंगा की यात्रा कर सकते हैं, तो गर्मी में अंदर का माहौल बिल्कुल शीतल होगा। तपतपाती धूप हो या 45 डिग्री तापमान, आप इस क्रूज में सवार होकर आराम से अस्सी घाट से राजघाट तक सैर कर सकते हैं। अस्सी घाट से राजघाट के मध्य क्रूज बोट संचालन की हुई है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा गोया शिपयार्ड और राजकीय निर्माण निगम के द्वारा ये क्रूज बोट तैयार कराया गया है। ये क्रूज बोट डेली अस्सी घाट से राजघाट के बीच में चलेगा। ये पर्यटकों के लिए जो डेली डे टूर के पर्यटक होते हैं, जैसे सुबह और शाम और दिन में, इसको चलाया जाएगा। पर्यटन विभाग स्वयं इसको चलाएगा टेंडर के माध्यम से। इस क्रूज को सरकार चलवा रही है, जिसका किराया अलकनंदा क्रूज से कम होगा, यानी आप 400 से 500 रुपए खर्च कर काशी के सभी घाटों का दर्शन कर सकते हैं। इस क्रूज को गोवा के शिपयार्ड से केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के समंदर से होते हुए गंगा सागर के रास्ते काशी लाया गया है। नेवी के पूर्व अधिकारी कैप्टन सुरेश ने इस क्रूज को यूपी पर्यटन विभाग को सौंप दिया। उन्होंने बताया कि इस क्रूज में यात्रियों के बैठने की सबसे बेहतर सुविधा है। इसमें नीचे एयर कंडीशन स्पेस है, उसमें 11 टेबल है। एक टेबल में 4 लोग बैठ सकते हैं, और ऊपर 8 टेबल है, उसमें और 4 लोग, मतलब 44 + 36 टोटल 80 पीपल कैन ट्रैवल ऑन द फेरी। 80 लोग? हाँ, 80 लोग। ये कहाँ से आया ये शिप? गोवा से बना है, गोवा शिपयार्ड ने बनाया है। एंड उधर से वो पूरा कन्याकुमारी होते हुए पंबन ब्रिज क्रॉस करके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, फिर सागर आने के बाद हुगली रिवर के होते हुए देन फराक्का बराज के बाद गंजेस रिवर होते हुए अभी वाराणसी पहुंचा है। ओके। अब काशी की गंगा में 2 क्रूज पर्यटकों को सैर कराएंगे। अलकनंदा पूरी तरह से प्राइवेट क्रूज है, तो वही नया क्रूज सरकार की निगरानी में संचालित होगा, जो न सिर्फ वातानुकूलित है बल्कि किफायती भी। न्यूज 18 के लिए वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट। तो न सिर्फ वाराणसी बल्कि वाराणसी जाने वाले सभी सैलानियों के लिए ये क्रूज जो है आकर्षण का केंद्र रहने वाला है। चलिए, आपदा को अवसर में कैसे बदला जाता है, आगे वाली रिपोर्ट को देखेंगे आप तो समझ जाएंगे कि कोरोना काल में नौकरी गंवा चुके 2 लोगों ने कैसे अपनी किस्मत बदल डाली।
300 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकने वाली स्ट्रॉबेरी इन दिनों काशी की मंडियों में खूब देखने को मिलेगी। सबसे खास बात यह है कि स्ट्रॉबेरी वाराणसी में उपजाई जा रही हैं और इस खेती को करने वाले हैं रमेश मिश्रा और मदन मोहन तिवारी। इन दोनों की लगन और मेहनत ने आपदा को अवसर में बदल दिया। जब कोविड-19 में नौकरी और वेतन का संकट आया और सब लोग बहुत परेशान हुए, तो मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया। हमने अपनी नौकरी से रिज़ाइन किया और सर्च किया। कुछ मित्रों के माध्यम से मुझे इसके बारे में जानकारी मिली, तो मैं पुणे गया और पुणे से देख के आया और इसको स्टार्ट किया। बीएचयू से पढ़ाई करने के बाद इन दोनों ने कॉर्पोरेट घराने में नौकरी की। अचानक एक दिन कोरोना काल में इनकी नौकरी चली गई। इन दोनों किसानों ने हिम्मत नहीं हारी और तकनीकी की जानकारी लेने के बाद स्ट्रॉबेरी की खेती करने की ठानी और नवंबर में 1 एकड़ में खेती की शुरुआत की, जिसका फल अब सामने है। काफ़ी मेहनत करनी पड़ी मुझे और कई लोगों से सहयोग भी लेना पड़ा और हर चीज़ की डिटेल हमने जानकारी ली। सॉइल टेस्टिंग, वाटर टेस्टिंग, ड्रिप होनी चाहिए, कैसे इसके बेड बनेंगे, इन सारे पे हमने काम किया है। आज इस खेती के जरिए दोनों किसान अच्छी कमाई कर रहे हैं, साथ ही 10 से 12 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। अपने उपजे हुए स्ट्रॉबेरी को फिलहाल वाराणसी के बाजार में बेचते हैं। आगे इसे पूर्वांचल की बाकी मंडियों में भेजने की तैयारी है। कितने रोजगार आप लोग इससे कितना रोजगार आमदनी अगर कमाने की बात करें तो कितना हो जाता है और कहाँ ये आप लोग भेजते हैं? हम लोग लोकल मार्केट वाराणसी में ही अभी इसकी सप्लाई कर रहे हैं। और रोज़गार की जहाँ तक बात है, हम लोगों ने करीब 10-12 लोगों को रोज़गार रेगुलर बेसिस पे दे रखा है। उनको ट्रेंड किया, ट्रेनिंग के दे के वर्कर्स को, और जो है उनको 10-12 लोग कम से कम रोज़गार में इससे जुड़े हुए हैं। इन आधुनिक किसानों ने वाराणसी के युवाओं के लिए मिसाल पेश की है। साथ ही संदेश भी दिया है कि आपदा के समय घबराएं नहीं, क्योंकि आधुनिक कृषि एक ऐसा जरिया बनने लगा है जिससे आप अपनी आय को बिना नौकरी किए भी बढ़ा सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट। इधर अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर को लेकर पूरे देश में उत्साह दिख रहा है। गुजरात के अमरेली में राम मंदिर के मॉडल की प्रकृति तैयार की गई है। राम मंदिर का ये शानदार और अद्भुत मॉडल अमरेली की विश्व हिंदू परिषद शाखा ने बनवाया है। आप भी देखिए ये रिपोर्ट। राम मंदिर का ये मॉडल देखने में हूबहू अयोध्या में बन रहे रामलला के मंदिर की तरह है। आयोजकों के मुताबिक राम मंदिर का इतना बड़ा और शानदार फ्लोट गुजरात में पहली बार बनाया गया है। अमरेली में सरदार सर्कल के पास सीनियर सिटीजन पार्क में अमरेली विश्व हिंदू परिषद ने 2 लोगों के सहयोग से राम मंदिर का ये 3D फ्लोट तैयार किया। वीएचपी नेताओं ने बताया कि ये मॉडल अगले 25 दिनों के लिए यहाँ रखा जाएगा, जो औपचारिक रूप से आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। यहाँ अयोध्या के राम मंदिर में होने वाली हर गतिविधि के बारे में भी लोगों को जानकारी दी जाएगी। यहाँ से अयोध्या की पूरी जानकारी मिलेगी कि कैसा मंदिर वहाँ बनेगा, कितना बढ़िया मंदिर बनेगा, कितना बढ़िया होगा, क्या क्या उसमें खूबियाँ है और कितना उसमें खर्च लगेगा, वो सब यहाँ से जानकारी मिलेगी। अमरेली के विठल बाम्बरोलिया ने 15 दिनों की मेहनत और करीब 2.5 लाख रुपए की लागत से ये प्रतिकृति बनाई है। वो कहते हैं कि यहाँ आने वाले लोगों को अयोध्या के राम मंदिर जैसा महसूस कराने के लिए विशेष ध्यान रखा गया। इसकी खासियत राम मंदिर की 3D इफेक्ट वाली इसकी प्रेजेंटेशन है। જે પ્રશ્ન હતો એ હલ થઈ ગયો અને નવું રામ મંદિર બને છે, તો મને એમ થયું કે ભાઈ આ રામ મંદિર બને અયોધ્યા તો ક્યારે જવાય, તો અહીંયા ગામડે ગામડે ને લોકો બધા એને દર્શનનો લાભ લે અને રામ મંદિર ખરેખર કેવડું બનવાનું છે ને કેવું બનવાનું છે એવું સ્કેલ મુજબ પ્રમાણે બનાવવાનો વિચાર આવ્યો અને મેં સૌપ્રથમ આ અમરેલીમાં આ રામ મંદિરની પ્રતિકૃતિ ઊભી કરી છે। વિઠ્ઠલભાઈ, આમાં કેટલો સમય લાગ્યો અને કેટલો ખર્ચ? આમાં આમ તો વિચાર આવ્યા પછી यहाँ अगले 25 दिनों तक हर शाम रामलला की विशेष आरती भी होगी। सनातन प्रेमियों के तो रोम रोम में राम हैं।
और केवल अयोध्या के ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग अपनी अपनी सामर्थ्य के मुताबिक मंदिर निर्माण में अपनी सहभागिता देना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चले भी एक और अच्छी खबर, गीता प्रेस की किसी भी किताब में बीते 98 सालों में एक भी विज्ञापन नहीं छपा। इसकी वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जानते हैं ऐसा क्यों है? गीता प्रेस से महात्मा गांधी ने गुजारिश की थी कि वो अपनी पत्रिकाओं में विज्ञापन न छापे। गीता प्रेस अर्थ युग में भी बापू को दिए गए अपने वायदे को निभा रहा है। गीता प्रेस गोरखपुर आज भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक गुजारिश को मान रहा है। गांधी जी ने कल्याण पत्रिका के संपादक हनुमान प्रसाद पोद्दार से कभी विज्ञापन न छापने का अनुरोध किया था। इसीलिए आज भी आर्थिक परेशानियों के बावजूद गीता प्रेस कल्याण ही नहीं किसी भी किताब में विज्ञापन नहीं छापता है। 1923 में गीता प्रेस की स्थापना के बाद 1926 में जब यहां से कल्याण पत्रिका प्रकाशित होनी थी, तब हनुमान प्रसाद पोद्दार को उसका संपादक बनाया गया था। हनुमान प्रसाद गांधी जी के पास कल्याण के लिए एक लेख लिखने का अनुरोध करने पहुंचे तो गांधी जी ने तमाम व्यस्तता के बावजूद उन्हें निराश नहीं किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि कल्याण नाम की धार्मिक पत्रिका की अब तक 16 करोड़ 25 लाख प्रतियां बिक चुकी हैं। वहीं गीता प्रेस की कुल किताब 70 करोड़ से ज्यादा बिक चुकी हैं। लेकिन 98 साल के इतिहास में आज तक इन किताबों में एक भी विज्ञापन नहीं छपा है। सद्भावना व्यक्त करते हुए कहा कि इसमें आप किसी भी तरह का विज्ञापन या किसी अन्य ग्रंथ की समालोचना प्रकाशित न करें तो हमारी समझ से बहुत उत्तम कार्य होगा। तो हमारे भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार को ये बात जची और उन्होंने उसी समय ये निर्णय लिया कि हमको इसमें किसी भी तरह का विज्ञापन स्वीकार नहीं करना है। मासिक पत्रिका कल्याण के लिए 1926 में पहला लेख लिखने वाले महात्मा गांधी ने स्वाभाविक शब्द के दुरुपयोग का जिक्र करते हुए एक लंबा लेख लिखा था। इसके बाद भी महात्मा गांधी के कई और लेख और संदेश कल्याण पत्रिका में छपते रहे। गीता प्रेस में तो आना जाना नहीं रहा, उनका पत्राचार रहा और वो लेख बराबर भेजते रहे। और कल्याण में कभी उनके लेख लिखते थे, कभी उनके विषय में दूसरे लोग लेख लिख के भेजते थे और वो बराबर लगभग 1950 तक ये छपता रहा है। 1950 में हिंदू संस्कृति जब प्रकाशित हुआ था उसमें भी उनके न रहने के बाद उन पर एक अच्छा लेख निकला था। महात्मा गांधी ने गीता प्रेस को कई चिट्ठियां भी लिखी हैं, जिसको प्रेस प्रबंधन ने सहेज कर रखा हुआ है। विश्व में सबसे सस्ती दरों पर किताबों की बिक्री करने वाले गीता प्रेस ने महात्मा गांधी के एक अनुरोध को भ्रम वाक्य में बदल दिया था। इसीलिए इस अर्थ युग में भी गीता प्रेस ने पैसों के लिए कभी अपने विचारों से समझौता नहीं किया। गीता प्रेस के महात्मा गांधी से कितने आत्मीय संबंध है, इसका सिर्फ एक उदाहरण है कि महात्मा गांधी ने एक बार मना कर दिया कि इस संस्था से जो भी किताबें छपे उसमें विज्ञापन ना हो, और उसको मानते हुए आज तक गीता प्रेस ने अपने किसी भी किताब में एक भी रुपए का विज्ञापन नहीं छापा है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। तो ये भी एक मिसाल है वादा किस तरह से निभाया जाता है, कोई गीता प्रेस से सीखे। इधर आगरा में एक लॉकडाउन मैन है जो लोगों को अपने अनोखे अंदाज में साफ सफाई का संदेश दे रहे हैं। पीएम मोदी से प्रेरित होने के बाद उन्होंने ये अनोखा बीड़ा उठाया है। जिस प्रकार से ताजमहल की सुंदरता के कारण आगरा शहर विश्व में जाना जाता है। ताज नगरी के इस लॉकडाउन मैन से मिलकर आप भी प्रेरणा ले सकते हैं। इन्होंने अपने शहर आगरा को सबसे साफ और सुंदर बनाने का सपना खुली आंखों से देखा है। आर्थिक तंगी के बावजूद पेशे से टीचर विजय कुमार गौतम 8 महीने से लगातार पूरे शहर में घूम कर माइक के जरिए लोगों को स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं। चाहते हैं कि जिस प्रकार से ताजमहल की सुंदरता के कारण आगरा शहर विश्व में जाना जाता है, सुंदर भारत और स्वच्छ आगरा और सुंदर आगरा बनाने के लिए मेरे इस मुहिम में साथ नहीं देते हैं और मेरे सामने थूक देते हैं। इट इज वेरी बैड हैबिट, ये बहुत गंदी बात है। ऐसा मत करो, ऐसा करना अच्छी बात नहीं है।
कोरोना काल में बेरोजगार हुए तो घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम शुरू किया। खराब हालात में भी अपने हौसले को डिगने नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने कुछ नया करने की ठानी और फिर एक खास तरह का चोला पहना और अपना नाम लॉकडाउन मैन रख लिया। मैं ये चाहता हूँ कि ये भारत हमारा स्वच्छ और सुंदर बने, आगरा शहर पहले नंबर पे आए। जिस प्रकार से ताजमहल के अंदर हमारा शहर पूरे दुनिया के अंदर जाना जाता है, उसी प्रकार से ये आगरा शहर पूरी दुनिया के अंदर स्वच्छता के रूप में भी जाना जाए और लोग इसकी स्वच्छता को देखने के लिए आएँ और इस बात का संकल्प लें कि यदि हम ताजमहल देखने जाएंगे तो आगरे को भी स्वच्छता के लिए हम देखने जाएंगे। उन्होंने अपनी ड्रेस में अपना मोबाइल नंबर भी लिखवाया है। वो शहर के सभी चौराहों पर घूम घूम कर अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में संदेश दे रहे हैं। It is very bad habit. आप इतने बड़े इंसान हैं, आप वकील हैं शायद। उन्हें सरकार से मदद की दरकार है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए विजय की आंखों में आंसू छलक उठे, लेकिन लॉकडाउन मैन किसी भी सूरत में अपना काम जारी रखने का प्रण ले चुके हैं। ये प्रेरणा लॉकडाउन के अंदर ही मिली मुझे और मैंने ये सोचा कि यदि ऐसा है तो हो सकता है कि कोई अधिकारी इस बात को समझे और मेरी हेल्प करे। कुछ हेल्प हुई? अभी तो नहीं। विजय चाहते हैं कि उनके शहर आगरा में दुनिया भर से लोग ताजमहल देखने आए तो ताज नगरी को एक साफ और सुंदर शहर के रूप में याद रखें। ये शिक्षक है पैसे से और 35 से ज़्यादा बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं। लॉकडाउन में इन्होंने तंगहाली भी झेली है और न्यूज़ 18 से बात करते समय इनकी आंखों से आंसू भी छलक आए, लेकिन जज्बा बरकरार है और लगातार देश सेवा में इन्होंने खुद को समर्पित कर दिया है। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे।